नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का विषय है ना, उसमें से आप लोगों का 2 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लोगों को करा चुका हूँ। 2000 आप लोगों का 24 का करा चुका हूँ, उसके अलावा 2022 का क्वेश्चन है उसको करा दिया हूँ। और 2023 में तो हुआ ही नहीं था सीजीजेट का एग्जाम, आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का सामाजिक विज्ञान में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सबसे पहले हम लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर ना आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का है ना, उसमें जितने भी टॉपिक है ना, उसमें जितने भी अलग अलग टॉपिक रहेगा ना, सारे टॉपिक को मैं ना थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों का जो थ्योरी का क्लास है उसको भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना सबसे पहले प्रैक्टिस करना है जितना से जितना ज़्यादा हो सके। सबसे पहले आप लोगों को कोशिश करना है कि मेरे आंसर देने से पहले ना आप लोग खुद से आंसर लेने की कोशिश करना है। उसके बाद जितने भी इसमें ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शन को आप लोगों को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 91 को ध्यान से पढ़िए। कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था? ऑप्शन ए साबरिया सिलसिला, ऑप्शन बी ऋषि सिलसिला, ऑप्शन सी निजामिया सिलसिला या ऑप्शन डी गंगो हवी सिलसिला। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ऋषि सिलसिला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था? तो कश्मीर में जो सूफी सिलसिला जो मध्यकालीन में ना ज़्यादा लोकप्रिय था वो ऋषि सिलसिला था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो कश्मीर में जो सूफी सिलसिला है ना, वो 15वीं शताब्दी में, कब? तो 15वीं शताब्दी में मध्यकालीन समय में ना ज़्यादा लोकप्रिय था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा ये जो ऋषि सिलसिला है ना, उसका जो स्थापना किसने किया था इसके बारे में बताऊं ना, तो ये जो ऋषि सिलसिला है उसका जो स्थापना किया था ना, वो शेख नूरुद्दीन वली ने किया था। कौन? तो शेख नूरुद्दीन वली ने ये जो ऋषि सिलसिला है उसका स्थापना किया था, ये आप लोगों को याद रखना है इतने सी बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर में जो मध्यकाल में ना ऋषि सिलसिला सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को अब फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 92 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की राजपूत नीति के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए राजपूतों को सैनिक और प्रशासकीय पद साम्राज्य में दिए गए, ऑप्शन बी राजपूतों को मुसलमानों के समकक्ष सैनिक तथा प्रशासकीय क्षेत्रों में माना गया, ऑप्शन सी राजपूतों को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पदों पर नियुक्त किया गया, या ऑप्शन डी राजपूतों को प्रशासकीय मुखिया मुगलों प्रांतों में बनाया गया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। राजपूतों को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पद पर नियुक्त किया गया, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की राजपूत नीति के संबंध में असत्य है? बोला है जी, असत्य मतलब जो गलत है ना, वो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि राजपूतों को ना कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पद पर नियुक्त किया गया बोला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अकबर की ना जो राजपूत नीति थी ना, उन्होंने ना 2 प्रकार की नीतियों को सबसे ज़्यादा अपनाया था। पहला जो नीति था उसमें राजपूतों को अपने प्रशासन में ना उच्च पद पर नियुक्त करता था। और दूसरा जो नीति था ना, अकबर ने ना दूसरा जो नीति अपनाया था वो ये था कि राजपूतों से ना अधिकतर ना वो विवाह संबंध बना लेता था। मतलब जो ना राजपूतों की जो कन्याएं होती थी ना, उनसे वो विवाह कर लेता था और विवाह करने के बाद ना पारिवारिक संबंध बनाकर उससे मित्रता कर लेता था, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 93 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा पद मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता था? ऑप्शन ए मुगलों का केंद्रीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत की तरह था, ऑप्शन बी बादशाह झरोखा की पद्धति को अपनाते थे, ऑप्शन सी मीर बख्शी का स्थान दूसरे मंत्रियों से अधिक होता था, या ऑप्शन डी वकील या वजीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वकील या वजीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कौन सा पद मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण था? तो मुगलों के जो केंद्रीय प्रशासन था ना उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था ना वो वकील या वजीर जो था ना वो केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से ना नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 94 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में भूमि कर निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी? ऑप्शन ए गल्ला बख्शी, ऑप्शन बी जब्ती, ऑप्शन सी कानकूत या ऑप्शन डी इजारा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जब्ती करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में भूमि कर निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी? तो मुगल काल में ना भूमि कर निर्धारण की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी ना वो जब्ती कहलाता था। ये आप लोगों को याद रखना है। और जब्ती जो है ना वो अकबर के शासनकाल में ना राजा टोडरमल, मतलब जो अकबर के जो 9 रत्नों में से एक रत्न जो टोडरमल था ना उसके द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था थी, ठीक है। और ये जो है ना वो भूमि की ना नाप जोप और ना मापनी के लिए ना एक पद्धति था। ये आप लोगों को याद रखना है, जो भूमि के लिए कर निर्धारण करते थे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 95 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझाया जाए कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है? ऑप्शन ए दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी शाहदरा में स्थित अकबर का मकबरा, ऑप्शन सी आगरा में स्थित एतमाउद्दौला का मकबरा या ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती का मकबरा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 95 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आगरा में स्थित एतमाउद्दौला का मकबरा करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है? ये जो प्रश्न क्रमांक 95 है ना उसे आप लोगों को थोड़ा सा सरल तरीके से और समझाओ ना। तो जिस प्रकार से ताजमहल को किसकी याद में बनाया गया, मुमताज़ की याद में बनाया गया था ना, ठीक उसी प्रकार से ताजमहल की जो प्रतिकृति मतलब उसी के समान ना उसी के स्वरूप में बनाया गया उसी की याद में। तो कौन है? तो आगरा में स्थित एतमाउद्दौला का जो मकबरा है ना वो सेम टू सेम ताजमहल की ना प्रतिकृति पर बना है, मतलब उसी से ना हूबहू उसी टाइप से बना हुआ है, उसी के ना तर्ज पर बना है। ये आप लोग समझ सकते हो। जिस प्रकार से ताजमहल जो है ना वो मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाया था ना, ठीक उसी प्रकार से नूरजहां जो है ना वो एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था अपने पिताजी की याद में, ठीक है। और ये जो एतमाउद्दौला का जो मकबरा है ना वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और ये जो एतमाउद्दौला का जो मकबरा है उसे ना बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तो बेबी ताज के नाम से ना एतमाउद्दौला का मकबरा को भी जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 95 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 96 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि यहाँ है। ऑप्शन ए गणतंत्रीय व्यवस्था, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऑप्शन सी संघात्मक शासन या ऑप्शन डी संसदीय शासन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 96 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी संसदीय शासन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि यहाँ है। तो भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है ना वो उत्तरदायी सरकार है। क्यों है? तो क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है ना जिसके वजह से जितने भी सरकार होते हैं, जितने भी राजनीतिक व्यवस्था होते हैं ना सारे के सारे ना जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? तो जनता के प्रति ना उत्तरदायी होते हैं, कुछ उसको जवाबदेही होती है, इसलिए ना संसदीय शासन प्रणाली कहलाता है हमारा जो देश का जो व्यवस्था है वो, ठीक है। जिसमें आप लोगों को पता होगा जितने भी सरकार है जिसमें सांसद है सारे के सारे ना देश के जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार है, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के सांसद बनता है। आप लोगों को पता होगा जो संविधान है वो, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 96 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 97 को ध्यान से पढ़िए। एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है? यदि आप लोगों को ना ये जो चार वो थ्योरी दिया है, चारों को पढ़ना है और पढ़ करके बताना है इसमें ना कौन सा मूल अधिकार कहलाता है और कौन सा नहीं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। सबसे पहला को पढ़िए, यह संविधान में लिखा गया हो। दूसरा, यह संविधान में मूल अधिकार के अध्ययन में लिखा गया हो। तीसरा, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हो। चौथा, इसे संविधान संशोधन पद्धति से संशोधित किया जा सकता हो। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 3 4 1 या ऑप्शन डी 4 1 2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है? यदि तो एक जो अधिकार है ना वो मूल अधिकार तब कहलाएगा जब दूसरा पढ़ो, यह संविधान में मूल अधिकार के अध्ययन के लिए लिखा गया हो, तब ये मूल अधिकार कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा देखो, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हो, तब ये मूल अधिकार कहलाएगा। चौथा, इसे संविधान संशोधन पद्धति से संशोधित किया जा सके ना, तब ये मूल अधिकार कहलाएगा। ये आप लोगों को तीनों के तीनों को नोट करके याद रखना है, ठीक है। यह संविधान में लिखा गया हो ये जरूरी नहीं है तुरंत ही में, लेकिन बाद में उसको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 98 को ध्यान से पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को कैसे संरक्षित करता है? पहला, विधायिक प्रक्रिया। दूसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन ए 1 सही, ऑप्शन बी 2 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही या ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 2 सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को कैसे संरक्षित करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की सर्वोच्चता को ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ना सर्वोच्च संरक्षित करता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी केवल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 99 को ध्यान से पढ़िए। राज्यसभा के सभापति को पदच्युत करने की विषय में सही क्या है? पहला को पढ़िए, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। दूसरा, ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। तीसरा, ऐसे संकल्प निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए। चौथा, ऐसे संकल्प सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 2 और 4 या ऑप्शन डी 2 और 3। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राज्यसभा के सभापति को पदच्युत करने के विषय में सही क्या है? तो राज्यसभा के जो सभापति है ना उसको पदच्युत करने के जो विषय में कुछ लाइनें जो है ना वो दूसरा और चौथा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दूसरा को सबसे पहला पढ़ो, ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। यदि राज्यसभा के सभापति को अगर पदच्युत करना है ना, उसके पद से हटाना है ना, तो 14 दिन पहले पूर्व उसको सूचना देना आवश्यक है, ये संविधान में लिखित हुआ है, ठीक है। उसके अलावा चौथा को पढ़ो, ऐसे संकल्प सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो संसद में जितने भी सदस्य होंगे ना सारे सदस्यों की बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी ये जो प्रस्ताव है वो पारित हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 100 को ध्यान से पढ़िए। सही क्या है? तो आपको बताना है, पहला और दूसरा करके कथन दिया उसको पढ़ करके ना सही क्या है बताना है। सबसे पहला फर्स्ट को पढ़ो, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरा, राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है। पहला 1 सही, दूसरा 2 सही, तीसरा 1 और 2 दोनों सही और चौथा 1 और 2 दोनों गलत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सही क्या है पूछा और सही में ना पहला भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो वित्त विधेयक है ना मतलब जो बजट से रिलेटेड जो है ना वो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये तो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा को पढ़ो, राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है। तो राज्यसभा जो है ना वो वित्त विधेयक को रोक कर भी रख सकती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही करेक्ट हो जाएगा।
चलिए प्रश्न क्रमांक 101 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का सवाल आ रहा होगा या किसी प्रकार से अगर आप लोगों को सजेशन चाहिए और उसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं ताकि आप लोग डायरेक्टली मेरे से ना बात करके ना किसी भी प्रकार की सजेशन ले सको, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पर और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और वहाँ प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जाकर के कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहला मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और वहाँ आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है और उसके बाद ना जो मेरा पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद डायरेक्ट आप लोग मेरे से ना कॉल करके किसी भी प्रकार से अगर सजेशन चाहिए या किसी प्रकार की अगर सवाल होगा ना तो डायरेक्टली पूछ सकते हो, सजेशन ले सकते हो। और ये रिक्वायरमेंट जो है वो केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ जिनको विशेष तौर पर ना किसी प्रकार की सजेशन चाहिए उनके लिए। चाहूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना फ्री में दे दूंगा तो कई लोग ना छोटे छोटे सवाल के लिए भी बार बार फ़ोन करेंगे ना, तो इसलिए ना जो विशेष व्यक्ति है जिनको विशेष सजेशन की आवश्यकता है उनके लिए ये रिक्वायरमेंट मैं रखा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना पढ़ने की ओर फोकस करते हैं। लेना लेने ना एक बार आप लोग जरूर सोचिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 101 को ध्यान से पढ़िए। आरंग के जैन मंदिर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कैवल्य मंदिर, ऑप्शन बी भांडदेवल मंदिर, ऑप्शन सी महावीर मंदिर या ऑप्शन डी दिगंबर जिनालय। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 101 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भांडदेवल मंदिर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आरंग के जैन मंदिर को कहा जाता है, तो आरंग के जो जैन मंदिर है ना उसे भांडदेवल भी कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो आरंग है ना वो रायपुर में स्थित है और रायपुर में ना भांडदेवल मंदिर है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और भांडदेवल मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँ ना तो ये आरंग रायपुर में है। कहाँ? तो आरंग रायपुर में, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो भांडदेवल मंदिर है ना वो नागर शैली में से निर्मित है। किससे? तो नागर शैली से निर्मित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और ये 11वीं शताब्दी के आसपास ये जो है ना मंदिर जो है ना वो बना था और कलचुरी काल से संबंधित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इतने सारी बातें। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 101 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। जितना एक्स्ट्रा बताता हूँ ना सारी चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, नहीं रख सकोगे ना तो थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक पे है ना उसको नोट करते हुए चलना है आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 102 को ध्यान से पढ़िए। इस राज्य के केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए तेलिन मंदिर, ऑप्शन बी महिषासुर मर्दिनी मंदिर, ऑप्शन सी महामाया मंदिर या ऑप्शन डी घटियारिन मंदिर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 102 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है तेलिन मंदिर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इस राज्य के केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो केशकाल घाटी में जो सती मंदिर जो है ना उसका जो अन्य नाम है वो तेलिन मंदिर नाम है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो तेलिन मंदिर है ना वो कोंडागांव और कांकेर के बीच में पड़ता है। किसके? तो कोंडागांव और कांकेर जो जिला है ना उसके बीच में ये तेलिन मंदिर पड़ता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सती मंदिर है उसे तेलिन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इतना सारा चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 102 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 103 को ध्यान से पढ़िए। महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाली माघ पूर्णिमा का मेला किस त्रिशी के नाम से है? ऑप्शन ए मुचुकुंद त्रिशी, ऑप्शन बी लोमास त्रिशी, ऑप्शन सी अगस्त त्रिशी या ऑप्शन डी श्रृंगी त्रिशी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 103 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी श्रृंगी त्रिशी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाली माघ पूर्णिमा का मेला किस त्रिशी के नाम से है? तो ये जो माघ पूर्णिमा जो मेला है ना वो जो महानदी के उद्गम स्थल पर लगता है वो श्रृंगी त्रिशी के नाम से लगता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो श्रृंगी त्रिशी है ना उन्होंने ना महानदी के उद्गम पर ना एक जो श्रृंगी नामक पर्वत है वहाँ पर तपस्या किया था और माना जाता है ना कि माँ गंगा प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दिया था और वरदान के फलस्वरूप ना उसी के नाम से ना हर साल माघ पूर्णिमा के अवसर पर ना माघ पूर्णिमा का जो मेला है वो लगता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 103 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 105 को ध्यान से पढ़िए। दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोक नाट्यकारी का कहानीकार है? ऑप्शन ए विनोद शंकर शुक्ल, ऑप्शन बी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन सी केआर भूषण या ऑप्शन डी नारायण लाल परमार। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 105 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोक नाट्यकारी का कहानीकारक कौन है बोले है ना, तो ये जो कारी लोक नाट्य है ना उसके कहानीकारक जो है ना वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है, ये आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों ने ना कक्षा 10वीं में ना ये जो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की जो कहानी है वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 105 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 106 को ध्यान से पढ़िए। एयरटेल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, घोड़े के नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति। दूसरा, लाल सागर चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों गलत। ऑप्शन सी 1 सही 2 गलत। ऑप्शन सी 2 सही 1 गलत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 106 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 1 और 2 दोनों सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एटॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है? और ये जो एटॉल है ना वो समुद्र में पाए जाने वाला एक प्रवाल भित्ति है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो एटॉल के संबंध में ना पहला घोड़े के नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति है, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लाल सागर चीन सागर ऑस्ट्रेलियन सागर में अधिक पाया जाता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 106 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 107 को ध्यान से पढ़िए। भारत स्थित है ऑप्शन ए 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर। ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर। ऑप्शन सी 8 डिग्री 30 उत्तर से 37 डिग्री 20 उत्तर। या ऑप्शन डी 8 डिग्री 40 उत्तर से 38 डिग्री उत्तर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 107 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारत स्थित है बोले है ना, तो भारत का अगर आप लोग ना वर्ल्ड के मैप में देखोगे ना इस प्रकार से गोलार्ध में ना, तो जो अलग अलग डिग्री अक्षांश और देशांत के अलग अलग रूप में बांटा गया है ना। आप लोगों को पता होगा अक्षांश जो है वो इस तरफ से ऐसे कटा हुआ होता है और देशांतर जो है इस प्रकार से कटा हुआ होता है। तो जो भारत जो स्थित है ना वो 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो अपने नोटबुक में भी नोट करके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 107 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 108 को ध्यान से पढ़िए। निम्न कथनों पर विचार करें। आप लोगों को ये 3 कथन दिया है उसको पढ़ना है, उसके बाद बताना है कौन सा सही है इसमें। पहला को पढ़िए, अलमाटी बांध कावेरी नदी पर बना है। दूसरा, मैटूर बांध कृष्णा नदी पर बना है। तीसरा, गांधी सागर जल संग्रह चंबल नदी पर है। दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी केवल 1 और 3। या ऑप्शन डी केवल 3। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 108 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी केवल 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोला है और 3 कथन दिया था। इन तीनों कथनों में से ना ऑप्शन नंबर जो तीसरा इसमें जो दिया है ना वो करेक्ट हो जाएगा। गांधी सागर जल संग्रह चंबल नदी पर है। तो ये जो गांधी सागर जल संग्रह है ना वो चंबल नदी पर स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। केवल ये जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी 2 कैसे गलत होगा, पहला और दूसरा ये जान लो। पहला को सबसे पहला पढ़ो, अलमाटी बांध कावेरी नदी पर बना है। तो ये जो अलमाटी बांध है ना वो कावेरी नदी पर नहीं बना है जी, वो जो बना है वो कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ? तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है। और दूसरा को पढ़ो, मैटूर बांध कृष्णा नदी पर है बोला है। तो मैटूर जो बांध है ना वो कृष्णा नदी पर नहीं कावेरी नदी पर है। दोनों को एक दूसरे में ना अंतर कर दिया गया, मतलब पहला का दूसरा में और दूसरा का पहला में ना कन्वर्ट कर दिया गया है प्रश्न में, ठीक है। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और मैटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर है। दोनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केवल 3 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार गांधी सागर जल संग्रह ना चंबल नदी पर है, ये केवल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो अन्य मैंने बताया था ना आप लोगों को उसको भी आप लोगों को नोट करके याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 109 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा राज्य जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन ए कर्नाटक। ऑप्शन बी ओडिशा। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। या ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 109 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा राज्य जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा नहीं होता है? तो अगर आप लोग भारत का मैप को देखोगे ना तो भारत के मैप कुछ इस प्रकार से आप लोग आसानी से ऐसे धीरे करके बना लो। ये भारत का मैप मान करके चलो, ठीक है। और इसमें क्या बोला है? दक्षिण पश्चिम बोला है, तो ये उत्तर हो जाएगा और ये क्या होगा? नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा और ये क्या किस तरह हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम बोला है, इसमें देखो तो दक्षिण ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। तो इस तरफ के मानसून से कौन सा वर्षा नहीं होता है? तो ये जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है उस तरफ में वर्षा थोड़ी ना होगा जी। इस तरफ की जो जून से सितंबर माह में वर्षा बोला है तो इस तरफ से जो मानसून आता है ना जून से सितंबर माह में ना, उसमें जम्मू कश्मीर में वर्षा नहीं होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, इसमें वर्षा नहीं होता है, पूछा है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 109 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 110 को ध्यान से पढ़िए। सही युग्म बताइए। पहला पीली क्रांति, दूसरा हरित क्रांति, तीसरा नीली क्रांति, चौथा भूरी क्रांति। ए तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, बी मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, सी कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, डी ऊन उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अब तक की सबसे मज़ेदार प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो क्या इसका होगा बताइए। फिर विस्तार पूर्वक ना मैं इसका आंसर दूंगा आप सभी लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 110 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए ये जो सही युग्म करके दिया है ना उसको आपस में सुमेलित करते हैं, मतलब मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला पीली क्रांति को देखो। पीली क्रांति जो है ना वो तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ना पीली क्रांति लाया गया था। और पीली क्रांति के जो जनक है ना वो सैम पित्रोदा है। कौन? तो सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक है, ये भी आप लोगों को याद रखना। और ये जो पीली क्रांति है ना वो 1986-87 में है। कब? तो 1986-87 में पीली क्रांति आया है, याद रखना है। दूसरा देखो हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है ना वो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। किसका? तो हरित क्रांति जो है ना वो कृषि उत्पादन को ना बढ़ावा देने के लिए ना ये जो हरित क्रांति है वो लाया गया था। और हरित क्रांति के अगर मैं जनक के बारे में बात करूँ ना तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है ना वो हरित क्रांति के जनक है, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। और ये जो हरित क्रांति कब आया बताओ ना, तो 1960 के दशक में है। कब? तो 1960 के दशक में हरित क्रांति आया था, ये आप लोगों को याद रखना। और इसके जनक जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन है, हरित क्रांति के जनक। उसके अलावा तीसरा को देखो नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जो है ना वो मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु लाया गया था। किसको? तो मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति लाया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो नीली क्रांति है ना वो लगभग 1985 से लेकर के 90 के दशक में आया था। कब? तो 1985 से लेकर के 90 के दशक में ना ये जो नीली क्रांति है वो लाया गया था। और इसका अगर की जनक के बारे में बात करूँ ना तो इसके जनक ना 2 जने को माना जाता है। सबसे पहला डॉक्टर हीरालाल चौधरी को माना जाता है। किसे? तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी को माना जाता है। उसके अलावा अरुण कृष्णन को माना जाता है। किसे? तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को ना ये जो नीली क्रांति है ना जो मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अंतिम रूप से ना चौथा को देख लो भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है ना वो ऊन उत्पादन में वृद्धि हेतु लाया गया था। क्या? तो भूरी क्रांति जो है वो ऊन के उत्पादन में वृद्धि हेतु ना भूरी क्रांति लाया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो भूरी क्रांति के जनक है ना वो हीरालाल चौधरी है। कौन? तो हीरालाल चौधरी को ना भूरी क्रांति का जनक भी माना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है इन चारों क्रांतियों के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 110 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 111 को ध्यान से पढ़िए। गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीतिक और प्रशासन का सुंदर वर्णन है? ऑप्शन ए कामनंदक लिखित नीतिसार, ऑप्शन बी कालिदास लिखित मेघदूतम, ऑप्शन सी विशाखदत्त लिखित देवी चंद्रगुप्तम या ऑप्शन डी शूद्रक लिखित मृच्छकटिकम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 111 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कामनंदक लिखित नीतिसार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीतिक और प्रशासन का सुंदर विवरण है? तो गुप्त काल के ना जो ये जो कामनंदक लिखित नीतिसार जो है ना उसमें गुप्त काल के ना राजनीतिक और प्रशासन की ना सुंदर विवरण किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा कालिदास लिखित मेघदूतम, तो इसकी रचना को भी आप लोगों को याद रखना है। कालिदास की रचना
क्या है तो मेघदूतम है। विशाख दत्त का रचना क्या है तो देवी चंद्रगुप्तम है। उसी प्रकार से शुद्रत लिखित क्या है तो मृक्ष कटिकम है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, अलग अलग लेखकों और उसके रचना के बारे में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 111 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 112 को ध्यान से पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट की सहायता से मिलाए। मतलब सूची 1 में लेखक दिया है और सूची 2 में रचना दिया ना, आपस में सुमेलित करना है, मतलब मिलाना है। पहला आर्यभट्ट, दूसरा ब्रह्मगुप्त, तीसरा वराहमिहिर, चौथा भास्कर और पांचवा पोलाकप्या। उसके अलावा ए वृहत संहिता, बी हास्य युर्वेद, सी सूर्य सिद्धांत, डी खंड खंडाक्य और ई सिद्धांत शिरोमणि। उसके अलावा आपको बताना है कूट का सही चुनना है ए, बी, सी या डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 112 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूची 1 में लेखक दिया और सूची 2 में रचना दिया है, आपस में इसको मिलाना था। तो सबसे पहला के देखो आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट की जो रचना है ना वो सूर्य सिद्धांत हो जाएगा। क्या? तो आर्यभट्ट की जो रचना है वो सूर्य सिद्धांत था, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त की जो रचना है ना वो हो जाएगा आप लोगों को खंड खंडाक्य हो जाएगा। क्या? तो खंड खंडाक्य जो है ना वो ब्रह्मगुप्त की रचना है। उसके अलावा सी को देखो वराहमिहिर, तो वराहमिहिर की जो रचना है वो वृहत संहिता है। क्या? तो वृहत संहिता जो है ना वो वराहमिहिर की रचना है। चौथा को देखो भास्कर, तो भास्कर की जो रचना है वो सिद्धांत शिरोमणि हो जाएगा। क्या? तो भास्कर की रचना जो है वो सिद्धांत शिरोमणि हो जाएगा। उसके अलावा पांचवा को देखो पोलाक्य, पोलाक्य की जो रचना है ना वो हास्य युर्वेद हो जाएगा। क्या? तो हास्य युर्वेद जो है ना वो पोलाक्य की रचना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 112 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 114 को ध्यान से पढ़िए। कृष्ण भक्ति शाखा के 2 संत हुए, पहला तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास, चौथा मीराबाई। सही कूट को चुनिए। ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 2 तथा 4 या ऑप्शन डी 1 तथा 3। अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो ईजी है ये प्रश्न। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 114 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 2 तथा 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कृष्ण भक्ति शाखा के 2 संत हुए, तो कृष्ण भक्ति शाखा के आप लोगों को तो पता होगा ना जी 2 संतों के बारे में। सबसे पहला मीराबाई के बारे में आप लोगों को पता होगा कि मीराबाई जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा में लीन हो गया था। उसके अलावा सूरदास जो है वो भी कृष्ण भक्ति शाखा के थे, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 114 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखो तुलसीदास और कबीरदास के बारे में भी आप लोग को पता होगा कि ये जो तुलसीदास और कबीरदास जो है ना वो दोनों के दोनों राम भक्ति शाखा के कवि थे, मतलब भगवान राम को मानते थे ये दोनों के दोनों। और सूरदास और मीराबाई कृष्ण को मानते थे, है ना। तो इस प्रकार से क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 115 को ध्यान से पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाए नीचे दिए कूट के आधार पर। पहला सूची में देखो सूफी संत दिया है और दूसरा सूची में ना सिलसिला दिया है। सबसे पहला शेख बहारुद्दीन जकारिया, दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा अब्दुल कादिर जिलानी, चौथा शेख अब्दुल सत्तारी। ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कदारिया और डी सत्तारी। आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 115 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखो सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है जिसमें सूफी संत और सिलसिला दिया है। तो सबसे पहला को देखो शेख बहारुद्दीन जकारिया, तो शेख बहारुद्दीन जकारिया जो है ना वो सूरावर्दी संप्रदाय का था, मतलब सिलसिला का था, ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना वो चिश्ती सिलसिला का है। देखो ना जी इसमें चिश्ती लिखा है ना तो चिश्ती ही ना लोगे जी, हैं। और तीसरा को देखो अब्दुल कादिर जिलानी, तो अब्दुल कादिर जिलानी जो है ना वो कदारिया का था। क्या? तो कदारिया का जो ना अब्दुल कादिर जिलानी हो जाएगा। कादिर से कदारिया ही ना लोगे जी, हैं। थोड़ा थोड़ा इसका सरनेम को भी देखोगे तो पता चल जाएगा। इसके अलावा चौथा को देखो शेख अब्दुल सत्तारी, तो शेख अब्दुल सत्तारी सत्तारी सिलसिला का ही ना होगा जी, सत्तारी इसमें लिखा, सत्तारी उसके सरनेम में भी झलक रहा है। तो ऐसे लेते तो ईजी हो जाता आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 115 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में ना सरनेम को भी देखा करो आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 116 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन ए विषय से संबंधित सूचना देने पर, ऑप्शन बी सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर या ऑप्शन डी विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 116 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। तो एक जो सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक है ना उसको बल देना चाहिए, वो है सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास करने पर बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 116 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 117 को ध्यान से पढ़िए। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी आर्मस्ट्रॉन्ग या ऑप्शन डी मारिया मॉन्टेसरी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 117 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी किलपैट्रिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोजेक्ट विधि का जो प्रतिपादन है ना वो किलपैट्रिक ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से बच्चों को दिखा करके, सुना करके और ना विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से ना किलपैट्रिक महोदय ने ना प्रोजेक्ट विधि का सिद्धांत दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए के बारे में जान लो। फ्रोबेल, फ्रोबेल जो है ना वो किंडरगार्टन विधि के जनक है। कौन? तो किंडरगार्टन जो विधि है ना उसका जनक जो है वो फ्रोबेल है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा देखो ना मारिया मॉन्टेसरी, तो मारिया मॉन्टेसरी जो मनोवैज्ञानिक है ना वो मॉन्टेसरी विधि के जनक है। क्या? तो मॉन्टेसरी विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 117 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 118 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का नियम नहीं है? ऑप्शन ए अनुभव का नियम, ऑप्शन बी उद्देश्य का नियम, ऑप्शन सी सामाजिक अनुभव का नियम या ऑप्शन डी तैयारी का नियम। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 118 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी तैयारी का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का नियम नहीं है? तो प्रोजेक्ट विधि का जो नियम नहीं है ना वो तैयारी का नियम करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 118 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 119 को ध्यान से पढ़िए। प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में विकसित करता है। ऑप्शन ए आलोचनात्मक सोच, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी सृजनात्मकता या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 119 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थी में विकसित करता है। तो प्रोजेक्ट आधारित सीखना जो है ना आलोचनात्मक सोच को भी विकसित करता है, सहयोग की भावना को भी विकसित करता है और सृजनात्मकता जो है ना उसको भी विकसित करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 119 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 120 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक अध्ययन के कौन सा क्षेत्र में प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी नागरिक शास्त्र, ऑप्शन सी इतिहास या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 120 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक अध्ययन के कौन सा क्षेत्र में प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकता है? तो सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्र में, कौन कौन सा? अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और इतिहास ना तीनों क्षेत्र में प्रोजेक्ट आधारित ना सीखना लागू हो सकता है। प्रोजेक्ट आधारित का मतलब ये होता है कि बच्चों को जिस टॉपिक पे आप पढ़ा रहे हो ना उस टॉपिक को ना प्रोजेक्ट में ना प्रोजेक्टर के माध्यम से ना बच्चों को दिखा करके पढ़ाना क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट विधि कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 120 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो क्लास है ना उसमें आप लोगों को केवल इस क्लास में 30 प्रश्नों को करा रहा हूं और 30 प्रश्न जो है ना मैं अपने नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, मतलब छठवां क्लास लाऊंगा उसमें आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना कि आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का जो विषय है ना और जिसमें सीजी टेट में पूछा जाता है टोटल 60 प्रश्न पूछा जाता है और 60 प्रश्नों को एक साथ पढ़ना ना थोड़ा सा अभी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना आप लोगों को ना मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाता हूँ। तो इसलिए ना कम से कम 40-45 मिनट अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना उसमें भी ना आप लोगों का जो 30 प्रश्न है उसको भी इसी टॉपिक का कवर कर दूंगा। मतलब जो आप लोगों का ना 2021 का प्रश्न है ना उसको अभी आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा, जो नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा उसको। तो केवल अभी इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास लाऊंगा उसमें आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रश्न है ना वो करा दूंगा। मतलब 120 से लेकर के 150 तक की जो आप लोगों का प्रश्न है ना उसे मैं करा दूंगा। और अभी के क्लास में केवल आप लोगों का 90 से लेकर के 120 तक की टोटल 30 प्रश्न आप लोगों को कराया हूँ। ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।